फ्रेंड कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो सोशल साइंस है यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है उसके 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है जो ये 100 जो क्वेश्चन है ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके एग्जाम में 1 या 2 साल नहीं हर साल आते हैं। मैं कहूँ ना कि जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना इन्हीं में से आपके एग्जाम में आते ही हैं। मैं आपको 100 नहीं 1000% गारंटी देता हूं कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मुझ पर विश्वास करते हो, मुझ पर बिलीव करते हो तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार कीजिए। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप तो खुद समझदार हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो खुद आप जानते ही हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो विश्वास शब्द होता है ना वो एक बहुत ही बड़ा शब्द होता है। अगर किसी पर से एक बार विश्वास हट जाए चला जाए तो पुनः उस पर विश्वास कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा कभी भी काम नहीं करूंगा, मैं आप लोग का विश्वास कभी भी नहीं तोड़ूंगा। इसलिए आप लोग मुझ पर बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए और मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं उससे आप लोग तैयार कीजिए। ठीक है, तो 100% मैं बताता हूं कि इस बार आपका जो एग्जाम में रिजल्ट है वो 19% से प्लस ही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, वीडियो को लंबा ना बनाते हुए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यंग इटली का संस्थापक कौन है। तो यंग इटली का संस्थापक जो था वो क्या था? ए नंबर गैरिबाल्डी, बी बिस्मार्क, सी मेजनी, डी काबूल। तो सबको मालूम है कि यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा यानी कि मेजनी। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन, फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा कब हुई? फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? 1815 में हुई थी या 1830 में हुआ था या 1848 में या 1871 में? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। नहीं मालूम है कोई बात नहीं, मैं बताता हूं 1848 में फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा हुई थी यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी भाई? ए नंबर ऑप्शन है 1788 में, बी नंबर ऑप्शन है 1789 में, सी नंबर ऑप्शन है 1790 में और डी नंबर ऑप्शन है 1787 में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1789 में। ठीक है, अगला देखिए यानी कि 4 नंबर जो प्रश्न है उसे आप देखिए। 4 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रवाद जिस देश में प्रारंभ हुई थी वह कौन है? इटली है, जापान है, फ्रांस है, भारत है। ये क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, ये मैं जानता हूं कि सभी को मालूम भी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फ्रांस यानी कि फ्रांस से ही राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा क्वेश्चन, इटली कब एक स्वतंत्र राज्य बना? इटली जो था वो कब एक स्वतंत्र राज्य बना, कब आजाद हुआ? तो 1870 में हुआ था। ठीक है, अब डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताते चलूंगा हर क्वेश्चन का, अब सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। 6 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी कब एक स्वतंत्र राज्य बना? इटली जो था 1870 में बना था, जर्मनी 1871 में बना था, एक स्वतंत्र राज्य यानी कि आजाद हुआ था। 7 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का जो संबंध था वो फ्रांस देश से था। किस देश से था? फ्रांस देश से था। 8वां प्रश्न है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? जो इटली का एकीकरण है वो किसके नेतृत्व में हुआ था भाई? तो इटली का जो एकीकरण का नेतृत्व किए थे गैरिबाल्डी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। 9वां प्रश्न देख लीजिए कि यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना भाई? तो यूनान जो एक स्वतंत्र राष्ट्र है तो वो 1832 में बना था। इन सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे जाकर ज्वाइन हो जाइए और ये पीडीएफ मैं आपको वहां पर दे दूंगा, उससे आप इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया और प्रासा के बीच युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो युद्ध हुआ था वो 1866 में इन दोनों का युद्ध हुआ था। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि फ्रांस की जुलाई क्रांति कब हुई थी? अगर आपसे सिर्फ पूछे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी तो आप कहोगे 1789 में। लेकिन अगर आपसे जुलाई क्रांति पूछ दे फ्रांस की तो आप क्या कहोगे? वो हुआ था आपके 1830 में। ठीक है,
तो सारे क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तो तैयार करके ही जाना एग्जाम में, और मैं 100% देता हूं कि इनमें से अधिकतम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 12 नंबर जो प्रश्न है वो है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि काउंट कबूर का जन्म कब हुआ था? जो काउंट कबूर थे उनका जन्म कब हुआ था? तो काउंट कबूर का जन्म 1810 में हुआ था। ठीक है। अब 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? तो महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 में आए थे। ठीक है। आपको ये नहीं समझना है कि किस चैप्टर से है, कैसे इंपॉर्टेंट है, नहीं, बस आपको एक चीज याद रखना है, मुझे इसको याद करना है तो करना है। बस इन सारे 100 क्वेश्चन को ना आप चट्टा मार जाओ, याद कर जाओ। ठीक है। यहाँ पर 15 नंबर जो प्रश्न है कि मेजनी का जन्म कब हुआ था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो मेजनी का जो जन्म है वो ए नंबर ऑप्शन है, 1805 में हुआ था। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था। मैंने तो बता दिए कब हुआ था, आप बताइए कहाँ हुआ था। 16 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? अब ये किसको नहीं मालूम होगा यार। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? तो पोरबंदर नामक एक गांव में जो कि गुजरात में उपस्थित है, वहां पे हुआ था। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था भाई? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? जो रॉलेट एक्ट है वो कब पारित हुआ? तो वो सी नंबर ऑप्शन 1919 में पारित हुआ था। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेरिबाल्डी का जन्म कब हुआ था? तो गेरिबाल्डी का जो जन्म था वो 1807 में हुआ था। मेजनी का जन्म 1805 में हुआ था। काउंट कबूर का जन्म 1810 में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर आप इन तीनों का जन्म जो है वो आपको याद रखना है। 20 नंबर प्रश्न, और ये सारे ये जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, और 20 नंबर तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी भी है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 में शुरू हुआ था। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ जो समझौता था वो कब हुआ था भाई? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 22 नंबर प्रश्न है कि किस संधि के फलस्वरूप यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो जो यूनान जब स्वतंत्र राष्ट्र बना वो कस्तनूतिया की संधि के फलस्वरूप बना था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न है कि सौनिया अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो जो राइट आंसर वो सी है, 1930 में इसका शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में तो आपका आरंभ हुआ था, लेकिन उसका अंत कब हुआ, वापस उसे कब लिया गया? तो 1922 में उसे वापस लिया गया, यानी कि बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम ये जो पीडीएफ है, वीडियो बनाओ, वीडियो एडिट करो, वीडियो शूट करो, काफ़ी ज़्यादा हमें मेहनत का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो आप लोग इस मेहनत का फल दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए कि सौनिया अवज्ञा आंदोलन दोबारा कब शुरू हुआ? तो सौनिया अवज्ञा आंदोलन तो एक बार 1930 में आरंभ हुआ था, लेकिन दोबारा कब आरंभ हुआ था भाई? तो दोबारा 1932 में हुआ था आरंभ। ठीक है। अब 27 नंबर देखिए कि सौनिया अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? देखिए, एक बार 1930 में ये आरंभ हुआ था, ठीक है, और एक बार ये 1932 में आरंभ हुआ था, लेकिन इसका अंत पूरी तरह से कब हो गया? तो इसका जो अंत हुआ वो 1934 में हुआ, यानी कि सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा आपका। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि गांधी इराविन समझौता कब हुआ? तो जो गांधी इराविन समझौता है वो आपका 1931 में हुआ था। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रही है, टेलीग्राम में जुड़कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। 29 नंबर प्रश्न है कि सौनिया अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक को क्यों महत्व दिया भाई? क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। तो इसका ए नंबर जो ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए, करो या मरो किसका नारा था?
करो या मरो किसका नारा था भाई? तो करो या मरो महात्मा गांधी का नारा था। किसका था? महात्मा गांधी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? जो वंदे मातरम है वो गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो ए नंबर ऑप्शन सही है, बंकिम चंद्र द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो था खिलाफत आंदोलन। क्या था? खिलाफत आंदोलन। 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप, भारत आने पर गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? भारत आए जब महात्मा गांधी 1915 में, तो सबसे पहले सत्याग्रह कौन किए थे भाई? तो वो सी नंबर किए थे, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि मुस्लिम लोग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई? जो मुस्लिम लोग थे उसके द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो वो 1940 में की गई थी। ठीक है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? पूर्ण स्वराज की मांग जो की गई थी वो 29 जनवरी 1929 को की गई थी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा आपको मजा भी आ रहा होगा इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ के, सुन के, याद करके और देख के। 36 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज किसकी बुक है? हिंद स्वराज जो थी वो महात्मा गांधी की बुक थी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? महात्मा गांधी नहीं, महाबंदी की शुरुआत। सॉरी, देखिए पढ़ने में बोलने में थोड़ा गलती हो जाता है तो उसके लिए दिल से सॉरी। महाबंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी भाई? तो महाबंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सॉरी फोन आ गया। अब 38वां जो प्रश्न वो देखिए कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? जो पूना पैक्ट था वो किन दो नेताओं के बीच हुआ था भाई? तो गांधी और डॉक्टर भीमराव का बीच में हुआ था। ठीक है, देखिए क्या है ना कि फोन में पढ़ाना पड़ता है आपको तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। किसी का भी फोन आ जाए, किसी का भी मैसेज आ जाए तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न वो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो जो न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को चट कर देना है और 19% प्लस अंक ला के रहना है। ठीक है, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवर की मृत्यु हो गई? तो वो रिंडरपेस्ट के जो बीमारी थी इससे काफी ज्यादा जानवरों की मृत्यु हो गई। 41वां प्रश्न है कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी माने जाते थे? तो भारत और चीन ये दोनों ही सबसे देश धनी माने जाते थे, बहुत ज्यादा धनी थे 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 43वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा परिवहन प्रमुख साधन है? तो जो सड़क परिवहन है सी नंबर ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 44वां प्रश्न देख लीजिए, भारत में औरतों के लिए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है? तो औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो है आपका डी नंबर पंचायत राज्य में संस्था में, यहाँ पर इनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। 45वां प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो जो गेहूं है वो आपका रबी फसल है। रबी खरीफ फसल आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इससे एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। 46वां प्रश्न है कि जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी का कहाँ बसाया गया? कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाया गया भाई? तो पंजाब में बसाया गया था। ठीक है, 47वां प्रश्न देख लीजिए आप यहाँ फटाफट। यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीर खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बंटवारा कर लिया? तो वो जो अफ्रीका था ना उसका बंटवारा मानचित्र पर उन्होंने खींचकर लकीर कर दिया था। 48 जो प्रश्न वो देख लीजिए, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है भाई? तो ये कथन मेटरनिक का है। ठीक है, 49 प्रश्न देख लीजिए, किस वर्ष फ्रांस में नागरिक संहिता का उदय हुआ? तो जो आपका नागरिक संहिता का उदय हुआ था वो 1804 में हुआ था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही। 50वां प्रश्न देख लीजिए कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भाई सबको मालूम है बिस्मार्क को दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन देख लिया और टोटल 50 प्रश्न देखना बाकी है। चलिए उन्हें भी हम देख लेते हैं। जो 91 प्रश्न है वो है भूमि एक खाली डैश संसाधन है, यानी कि भूमि एक कैसा संसाधन है? तो एक प्राकृतिक संसाधन है। 52 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है? तो कपास के खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है, यानी कि ये नंबर ऑप्शन सही है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है भाई? ढक्कन के पठार में पाई जाती है। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि पर्वतीय पर मृदा अपरदन का मुख्य साधन है, तो वो है हिमनद, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको तैयार करना ही करना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो वो जो है आपका 20% है। ठीक है, 20% है भाई, सोच लीजिए इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? तो ये नंबर IUCN तैयार करती है। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो वो भाई वन संरक्षण से संबंधित है। 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? तो टाइगर जो प्रोजेक्ट था वो आपका 1972 में स्टार्ट किया गया था, यानी कि आरंभ किया गया था। 61 नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागी नहीं करता है? तो डी नंबर ऑप्शन वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन ये जो है वो नहीं करता है आपका समुदाय का भागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर कि भारत में सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका जो आंसर है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये 63 नंबर के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लिखिएगा 63 का आंसर प्लीज बताइए, मैं आपको 63 का आंसर कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा। लेकिन अगर आपको मालूम है तो जरूर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 64 नंबर प्रश्न है कि भारत में चीता लुप्त कब घोषित किया गया था? तो भारत में जो चीता लुप्त घोषित वो 1952 में किया गया था। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न है कि भारत विश्व दृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो 4% प्राप्त करता है। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सलाल जो बांध है वो चिनाव नदी पर स्थित है, सलाल बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली नादी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत की पहली नादी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो दामोदर नदी पर बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रबी फसल है? तो जो आपका चना है वो एक क्या है? रबी फसल है। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा जो आरंभ किया गया था। 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है? तो जो आपका जूट है वो क्या है? एक रेशेदार फसल है। ठीक है, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलीदार फसल है? तो फलीदार की बात करें तो आपके जो दालें हैं वो एक फलीदार फसल होते हैं। 74 नंबर प्रश्न है कि ब्राजील के स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसको रोका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोका। यहाँ पर मुंबई डाई प्रसिद्ध है, तो तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा के लिए विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो सारे का आंसर मैं बताते चल रहा हूँ, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नहीं तो टेलीग्राम पे जुड़ के इसे PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो बिना फ्री, 1 रुपया नहीं लगेगा, 0 रुपया बस फ्री में आपको इस PDF को मैं दे दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत है? तो जो आपका यहाँ पर सौर ऊर्जा है वो गैर परम्परागत स्रोत है। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न है कि झाड़िया प्रसिद्ध है। झाड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो झाड़िया जो है आपके यहाँ पर ऐसक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर मेरा काफ़ी ज़्यादा गला सूख रहा है क्योंकि 100 जो क्वेश्चन वो बताने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज यहाँ पर लिखना चाहिए, मैं खनिज लिख गया हूँ, किस खनिज के लिए का उत्पादक है? तो आपका जो अभड़क है ना, अभड़क, उसके लिए जो वो उत्पादक करता है। 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करते, यानी कि भारत नहीं बेचता है? तो वड़क को जो है ना वो भारत
नहीं बेचता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्य मार्ग कौन सा है? तो वो आपका ए नंबर ऑप्शन NH-44 जो है वो आपका राज्य मार्ग बहुत बड़ा है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स बहुत खतरनाक नाम है। ठीक है, श्रीलंका कैसा देश है? श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। कैसा है? द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो जो आपका श्रीलंका है वो आपका स्वतंत्र राष्ट्र 1950 में बना था। ठीक है, 85वां प्रश्न है कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो बेल्जियम में जो आपका सामुदायिक प्रकार की सरकार है। ठीक है, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? तो देश की अखंडता तथा एकता के लिए आपका सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। 87 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो जो आपका दिल्ली है वो संघीय राज्य नहीं है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को समावेश है? तो 22 भाषाओं जो है वो समावेश है 8वीं अनुसूची में। भारत में पंचायत राज्य की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो पंचायत राज्य की स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 प्रश्न है ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? तो ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को आपको यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को आपको यहाँ पर क्या कहेंगे? पंचायत कहेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपको तभी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और बाद में आपको अति लघु प्रश्न भी बताने वाला हूं। तो आपको चैनल से बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को आपको लाइक कर लेना है। ठीक है, लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई? तो सकारात्मक सोच रखना, एकता रखना, धर्म का भेदभाव नहीं करना, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितने चीजों पर निर्भर करता है? तो 4 चीजों पर आपको निर्भर करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की विधायिका में महिला की अनुपात क्या है? भारत में विधायिका के जो अनुपात है वो बहुत ही कम है, यानी कि ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो जो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ स्थित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हीराकुंड बांध पर स्थित है। नहीं, सरदार सरोवर बांध पर स्थित है, यानी कि जो डी नंबर ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से है, यानी क्या है? लोकतंत्र शासन जो अन्य व्यवस्था से क्या है भाई? बेहतर है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की खाली डैश का प्रतीक है, यानी कि सफलता का प्रतीक है, यानी कि जो आपका बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है जो लास्ट प्रश्न है, जो नेक्स्ट प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और ये तो आपको सबको मालूम होना चाहिए कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। हम 8-7 क्लास में भी इसे पढ़ते आए हैं। तो आप लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए मेरा गला सूख गया है बोलते बोलते, क्योंकि 100 क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ आपको बताना बहुत बड़ी बात होती है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आप लोग क्षमा चाहता हूं, क्योंकि 100 क्वेश्चन थे तो वीडियो लंबा होना ही होना है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं सारे क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ इस चैनल पर मिलेंगे। और सभी सब्जेक्टों को तैयारी भी इस चैनल पर कराया जाएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से। चलिए हमें जाने की इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।